हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज अपन भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद हैं, पर वो सबको याद करना काफ़ी टफ जॉब है और सबको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे आर्टिकल काम की नहीं जो एग्ज़ाम के लिए आते हैं। ये जो क्लास में पर्टिकुलर बना रहा हूँ, ये केवल उन आर्टिकल्स पे बना रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी डिमांड होगी तो फिर विस्तृत सारे आर्टिकल भी मैं ट्रिक के साथ बना सकता हूं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले कि कौन कौन से आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको अपन ट्रिक के साथ याद करते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 1 अपन कुछ क्रम से चलते हैं इनमें। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और 4, ये चारों ही आर्टिकल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत 1 से होती है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि हमेशा शुरुआत होती है और राज्य और उसके संघ शासित क्षेत्रों से होगी। तो पहला आर्टिकल राज्य और उसके संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बताता है, और साथ ही साथ भारत का जो नाम है उसके बारे में भी उल्लेख आर्टिकल 1 करता है। भारत का नाम और संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में आर्टिकल 1 बताता है। आर्टिकल 2 जो है, ये आप याद करें तो ठीक है, अदरवाइज चल जाएगा, एग्जाम के लिए कोई ज़्यादा काम का नहीं है। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ आर्टिकल 1 में। आर्टिकल जो 2 है, यहाँ पे लिखा गया है 2 का मतलब आप इसको समझ सकते हो, दो का मतलब किसी चीज़ को आपको देना, और क्या देना, कुछ चीज़ मांग रहे हैं आप। इसका मतलब बाहर के जो राज्य हैं, बाहरी जो क्षेत्र है उसको आप अपने क्षेत्र में कैसे शामिल कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली टेक्निकल भाषा में नहीं जा रहा हूं जो आर्टिकल में लिखे गए हैं, बस आप इतना याद कर लीजिए कि यस, आर्टिकल 2 और 2 का मतलब कुछ चीज़ देना होता है, तो आप किसी चीज़ मांग रहे हैं। आर्टिकल 2 क्या दो, बाहरी राज्य क्षेत्र या कुछ टेरिटरी हमको दो। 3 में है जो क्षेत्र अपन को मिल गया उसमें बदलाव कर सकते हैं। बदलाव, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई राज्य है, उस राज्य के अंदर उसका नाम बदलना है, उसकी सीमा बदलनी है, बाउंड्री में चेंज करना है, 2 राज्यों को मिलाकर कुछ परिवर्तन करना है, ये सारा आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 4 में क्या आएगा, ये लिखा गया कि अगर 2 और 3 में कोई बदलाव करते हैं तो संविधान संशोधन नहीं होगा। संविधान संशोधन नहीं होगा, संशोधन नहीं समझा जाएगा, समझा जाएगा। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 ये चारों आर्टिकल देख लीजिए। इसमें पहला आर्टिकल भारत के नाम के बारे में और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख करता है। दूसरा 2 क्या देना है, राज्य देना, बाहर से राज्यों का प्रवेश करवाना है। 3 में लिखा गया है अगर आपके पास ऑलरेडी कोई राज्य है तो उसकी नाम सीमा में बदलाव कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 जो है ये बताता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अर्थात 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव करते हो संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसके बाद आप आर्टिकल 5 से लगा के और आर्टिकल 11 तक छोड़ सकते हैं। नागरिकता के संबंध में उल्लेख करते हैं जो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। अब आर्टिकल अपन बात करते हैं 12 से 36 तक, 12 से 36 जबकि 35 तक। 12 से 35 तक के जो आर्टिकल है वो मूल अधिकारों का उल्लेख करते हैं, और इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको डिस्कस करने हैं तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें 2 आर्टिकल आपको शुरुआत में ध्यान रखना है। आर्टिकल 17 ये बताता अस्पृश्यता के अंत के बारे में, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 24 ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले आर्टिकल हैं, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24। 24 को कैसे याद रखेंगे, देखो 17 को ऐसे याद रख सकते हो, 17 पर खतरा होता है, खतरा, और इसका मतलब ये है कि अगर आप छुआछूत करेंगे किसी के साथ में तो खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो आर्टिकल 17 खतरे से संबंधित है। और 24 को आप ऐसे लिख सकते हो CHOICE, चॉइस करना। बताइए, चॉइस ज़्यादा बच्चे करते हैं बड़े करते हैं, तो आप कहेंगे सर ज़्यादा चॉइस बच्चे करते हैं, तो चॉइस है वो बालकों से संबंधित है, बालकों से संबंधित, बालकों से संबंधित। और एक याद रखना, आर्टिकल 23 अगर याद करना चाहो, ये बड़ों से संबंधित है। बड़ों का मतलब होता है कि नागरिकों का शोषण, मानव तस्करी, देह व्यापार आदि को प्रतिबंधित किया गया है। ये आर्टिकल 23 में लिखा गया है। तो 23-24 आपके याद हो गए होंगे। आर्टिकल 17 पे मैंने बता दिया खतरा है। इसके बाद में आपको याद करना है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये कहता है, इसके अलावा आपको जरूरत नहीं है आर्टिकल याद करने की,
आर्टिकल 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 याचिकाएं जारी कर सकता है। कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है और अधिकार पर्चा है। ये 5 रिट है, इस पर सेपरेट क्लास बना देंगे। ये 5 प्रकार की रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है। ये हो गया आर्टिकल। 3 ही आर्टिकल आपको ध्यान रखने, जबकि आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 32 होने को देखिए। आर्टिकल 14 समानता के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 धम्मू जलज, धर्म मूलवंश जाति लिंग और जन्म स्थान। धम्मू जलज एक ट्रिक है, आप याद रखें तो। धर्म मूलवंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है। 16 का अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। 17 अस्पृश्यता की बात करता है। 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। आर्टिकल 19 जो है वो आपको बताता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, जिसमें पहला विचार अभिव्यक्ति की है, दूसरा सभा सम्मेलन की है, तीसरा संगम बनाने की स्वतंत्रता है, फिर घूमने की स्वतंत्रता है, और उसके बाद में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, और फिर व्यापार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 है वो आपको दोहरे दंड से प्रावधान देता है। आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी का संरक्षण आपको प्रदान करता है। 23 बड़ों का शोषण की बात करता है, मैंने बता दिया, तस्करी वगैरह को। आर्टिकल 24 जो है ये बच्चों से संबंधित है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। 29-30 शिक्षा संस्कृति की बात करते हैं। 31 के आर्टिकल में संपत्ति का मूल अधिकार था जो आजकल हटा दिया गया, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आपको केवल आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 32 परीक्षा के लिए याद रखने। जो आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा वो इनमें से आएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं 36 से 51 तक, 36 to 51, 36 से 51। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो 2-3 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं परीक्षा के लिए। 36 से 51 तक ना आपको 36 पढ़ना है, ना आपको 37 पढ़ना है, ना आपको 38 पढ़ना है, ना 39 पढ़ना है। आप पढ़ना चाहो तो 39A पढ़ सकते हैं। 39A 39A, और 39A में लिखा हुआ निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। इसका मतलब ये है कि बहुत साधारण भाषा में समझाऊं तो इसका सामान्य मीनिंग ये है कि अगर कोई नागरिक, कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपना एडवोकेट कर ले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड करवाती है। 39 में लिखा हो, 39A में। इसके अलावा कोई याद नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो 40 का अनुच्छेद है, 40 का, और ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया परीक्षा में, जिसका मतलब है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, ये आप याद करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ग्राम पंचायतों का गठन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात कौन सा आर्टिकल करता है। 40 में ऐसा लिखा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसके बाद में आप 41, 42, 43 अगर तीनों याद करना चाहें तो कर सकते हैं, परीक्षा के लिए काम का नहीं है। देखिए 40 का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में 41, 42 एंड 43 अगर याद करने तो मैं आपको ट्रिक से याद करवा देता हूं। देखिए 40 में लिखा गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। 41, 42, 43 इसमें लिखा गया है 41 में काम का अधिकार, काम है, चिकित्सा सहायता, लोक सहायता की बात की गई है। 42 में कहा गया कि काम तो आपको देना ही है, साथ में काम के लिए मानवोचित दशाएं देनी है, स्त्रियों के लिए प्रसूति अवकाश का प्रावधान करना है। और 43 में लिखा गया है कि कम से कम इतना वेतन तो दो ताकि जीवन चल जाए, तो निर्वाह योग्य वेतन का उल्लेख 43 में किया गया है। ये तीनों आप नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा, आर्टिकल में डिटेल से अपन बात अलग से कर सकते हैं। अभी केवल मैं ये बता रहा हूं कि कौन से एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जाते हैं जिसका उत्तर आपको करके आना है। इसके बाद अपना आर्टिकल 44 पर बात करेंगे। आर्टिकल जो 44 है ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 40 के बाद 44 सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें लिखा गया है एक समान नागरिक संहिता, UCC, एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता।
ये आर्टिकल 44 में बात लिखी गई है, एक समान नागरिक संहिता। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे दो प्रकार के मुकदमे हो सकते हैं, एक सिविल मामले, एक क्रिमिनल मामले, एक दीवानी, एक फौजदारी। या इसको ऐसे समझें कि भारत में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए उनके जो सिविल राइट्स हैं, सिविल अधिकार हैं और जो सिविल प्रक्रियाएं हैं, वो सबके लिए एक समान रहेंगी। अभी इस पर गहराई में बात करेंगे नहीं, वरना बहुत सारे केसेस पर अपन बात कर सकते हैं। अभी आप केवल इतना याद रखेंगे कि 44 के अनुच्छेद में एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 45 आप छोड़ सकते हैं। इसका छोड़ने का कारण यह है कि जो बात 45 में लिखी गई थी, वर्तमान में वो बात 21 क में लिख दी, और 21 क में है शिक्षा का अधिकार, 86वां संशोधन 2002। तो 45 आप छोड़ सकते हैं, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। 46 आप छोड़ सकते हैं, 47 आप छोड़ सकते हैं, 48 में आएंगे। 48 में देखिए लिखा गया है 48 में ये लिखा गया है कृषि एवं पशुपालन। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, कृषि एवं पशुपालन, एक तो ये। और एक 48 का इसमें लिखा गया वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव, ठीक। इसके अलावा 49 का याद करना है, 50 का याद करना और 51 का याद करना है। देखिए 49 में 9 और 4 13 होते हैं, ऐसे याद करना, 9 और 4 13। इसका मतलब बनाने वालों ने बिल्डिंग बना दी, अब अपन को दे दी। अर्थात जो भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, ऐतिहासिक स्मारक हैं, उनका संरक्षण, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण 49 में किया जाता है। 50 में लिखा गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण होगा, 50-50 हो जाएगा। और 51 में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। क्वेश्चन पूछ सकता है भारत की विदेश नीति का आधार कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति का आधार है। यहां तक हो गए। अब आर्टिकल शुरू होते हैं 52 से लगाकर और लगभग 151 तक, यहां पे देख सकते हैं 52 से आर्टिकल 151 तक। और ये बात है केंद्र की, केंद्र सरकार की। अब देखा जाए तो इसको अपन बहुत सिंपल बना सकते हैं कि 52 से लगा के 151 तक है, और इसके कुछ कैटेगरी हैं, अलग अलग डिवीजन किया गया है। कैसे किया गया है उसको समझिए आप लोग। मैं बहुत ज़्यादा लंबी क्लास लेने के मूड में हूँ नहीं, क्योंकि आपको केवल कुछ मिनट में आर्टिकल याद करवा दें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आर्टिकल 52 से लगाकर और आर्टिकल 78 तक एक भाग है, 79 से लगा के 122 तक दूसरा भाग है, आर्टिकल 123 केवल अकेला है, आर्टिकल 124 से लगा के आर्टिकल 147 तक एक भाग है, आर्टिकल 148 से लगाकर आर्टिकल 151 तक एक भाग है। इसका मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, संविधान का जो भाग 5 है, संविधान का जो भाग 5 है, ये भाग 5 52 से लगाकर 151 तक प्रावधान करता है। इसमें मैं वही आर्टिकल बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम के लिए काम का है। देखिए इसमें आपको एक आर्टिकल पढ़ना 56 ऐसे लिख देते 56, और 56 में देखो लिखा हुआ है 5 और 6। इसका मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अतिरिक्त तो 6 माह है पद पे रह सकता है, तो आर्टिकल 56 हो गया। इसके बाद देखिए आगे एक आप आर्टिकल याद कर सकते हैं 72 72। तो इसको 72 को ऐसे याद करो, 7 का 7 लिख लो, 7 और 2। इसका मतलब अगर किसी को सजा होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और कहेगा कि आप मेरा साथ दो। तो साथ दो में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आप याद रख सकते हैं 79 का आर्टिकल, 79 का आर्टिकल। देखिए 79 का जो आर्टिकल है इसमें लिखा गया 7-9 का मतलब संसद में सारे सदस्य आपस में, उनकी तो किसी की नहीं बनती है, वो आपस में लड़ते रहते हैं, साथ बैठते नहीं है। तो अध्यक्ष उनको कहता है साथ बैठ जाओ, कहते हैं कि नहीं बैठेंगे, तो 7-9 में संसद है, संसद। और इसके साथ एक सरला जो ट्रिक है आपको पता ही होगा, सरला। इसमें संसद है, इसमें राज्यसभा है और इसमें लोकसभा का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आपको आर्टिकल पूछ सकता है सीधा का सीधा 100 के बारे में, आर्टिकल 100, आर्टिकल 100। आर्टिकल जो 100 है, आर्टिकल 100, ये कोरम का उल्लेख करता, कोरम गणपूर्ति। और आपको पता है कि कोरम 1/10 होता है, तो ये 100
और 1/10 से याद करना 100 से 1/10 जुड़ा हुआ है। तो सदन में कोरम गणपूर्ति कितनी होगी, आर्टिकल कौन सा बताता है, आर्टिकल 100 बताता है। इसके बाद आपको आर्टिकल याद करना, आर्टिकल 108 108 आर्टिकल 108। देखिए आर्टिकल 108 कब आती है, जब ओबीसी बात कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब एम्बुलेंस बुलाते हैं और सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब संयुक्त हो जाते हैं। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक कहाँ पे लिखी गई है, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। फिर आप आर्टिकल 111 याद कर सकते हैं। 111 में 3 ही नाम है और राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के विट्टो हैं, 3 प्रकार के, आत्यांतिक विट्टो है, पॉकेट विट्टो है और सस्पेंसिव निलंबकारी विट्टो है। तो राष्ट्रपति का विट्टो किस में लिखा गया है, आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति का विट्टो लिखा गया है। इसके बाद आर्टिकल आपको याद करना 123 आर्टिकल में यह लिखा गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1 2 3, अर्थात 123 का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई 1 2 3 बोलेगा आप बहुत फास्ट भाग जाओगे। इसका मतलब जब तुरंत कानून बनाने की जरूरत होती है तब राष्ट्रपति के पास 1 2 3 का ऑप्शन होता है, और इसका उल्टा 213 होता है, 213, और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति लिखी गई है। इसके बाद आपको आर्टिकल पे सीधा जाना है, आर्टिकल आपको 124 पर आ सकते हैं, 124 1 2 4। 124 का मतलब ये होता है कि एक चॉइस, आपकी एक चॉइस है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है नहीं जाना, तो एक चॉइस इसका मतलब आपकी चॉइस क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना है या नहीं जाना, या आपकी चॉइस है। इसका मतलब 124 में किसका उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आपको आर्टिकल याद करना 143, और 143 को ऐसे याद करना कि वैसे भी आपको ऐसे ध्यान रखना कि 143 का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति कोई सलाह ले सकता है, यह आर्टिकल 143 में लिखा गया है। ठीक, इसके अलावा आप याद कर सकते हैं आर्टिकल, अगर देखना चाहें तो सीधा आप आइए अब नेक्स्ट वाले आर्टिकल पे, आर्टिकल 280 यहाँ पे वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, वित्त आयोग। और इसके अलावा आप याद कर सकते हैं आर्टिकल 266, यहाँ पे संचित निधि का उल्लेख किया गया है, संचित निधि का उल्लेख किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा आपको आर्टिकल मेरे हिसाब से कोई सा याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये वो आर्टिकल जो एग्जाम में फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। फिर भी मान लेते हैं आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे बनाया जाए तो अपन आर्टिकल वाइज बना सकते हैं। मूल कर्तव्यों पर एक 10 मिनट की क्लास या 8 मिनट की क्लास अभी मैं और बना दूंगा, ताकि मूल कर्तव्य आपको ट्रिक के साथ याद करवा दी जाए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ओके।